नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 30 साल पहले जो आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, उसने हमारी अर्थव्यवस्था को तो बहुत तरीके से बदला ही है, हमारे समाज को और हमारी राजनीति को भी बड़े बड़े पैमाने पर बदला है। अगर हम 1991 को एक कट ऑफ डेट की तरह लें और ये मानकर चलें कि तो हमें ये पता चलेगा कि राजनीति उसके पहले क्या थी और उसके बाद किस तरह से बदली है। हमें राजनीति का बदला हुआ एजेंडा दिखेगा, राजनीति का बदला हुआ अंदाज दिखेगा और जाहिर है कि हमारी जो राजनीतिक बिरादरी है, उसका जो मिजाज बदला है इन 30 सालों में, वो भी दिखेगा। सवाल उठता है कि आर्थिक सुधार ने जिस राजनीति को पिछले 30 सालों में गढ़ा है, वो क्या है? वो हिंदुस्तान को कहाँ ले आई है और कहाँ ले जा रही है? राजनीति की इसी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं, हमें समझाने के लिए जाने-माने बुद्धिजीवी, लेखक प्रोफ़ेसर प्रताप भानु मेहता। प्रोफ़ेसर मेहता, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो ये आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला सत्यहिंदी.com से बात करने के लिए। आभार है हमारी तरफ से। नहीं, आपका शुक्रिया। सत्य हिंदी इतना बढ़िया काम कर रही है और एक तरह से बिल्कुल आवश्यक हो गया है इस वेबसाइट को पढ़ना और आपके कार्यक्रम देखना, तो मेरा सौभाग्य है। शुक्रिया। तो बातचीत शुरू करते हैं प्रोफ़ेसर मेहता। हालाँकि हाँ, राजनीति को हम एकदम से अलग करके नहीं देख सकते कि 1991 के बाद और 1991 के पहले क्या बिल्कुल उलट-फेर हो गया है। लेकिन 1991 में एक करवट लेती है राजनीति। कुछ प्रवृत्तियाँ पहले थी, जो बाद में चलकर विकराल रूप भी धारण करती, जैसे हमने देखा कि मंदिर आंदोलन था, कैसे बढ़ते-बढ़ते एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील हुआ और उसने एक राजनीतिक दल को बड़ी ताकत दी। काशीराम का आंदोलन था, जो उस समय परवान चढ़ा और फिर धीरे-धीरे कमज़ोर होता चला गया। मंडल कमीशन का भी दौर आया, उसने भी राजनीति को अपनी तरह से बदला। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो आर्थिक सुधार हुए, उसने हमारी राजनीति को कैसे बदला? उसने कैसे प्रभावित किया राजनीति के एजेंडे को, राजनीतिक दलों को, हमारी राजनीति को कुल मिलाकर? देखिए, बहुत बड़ा और गहरा सवाल है और जैसा आपने कहा कि काफ़ी प्रवृत्तियां जो है हमारी राजनीति में वो पहले से चली आ रही है। हिंदुत्व को ले लें, सामाजिक न्याय का जो संघर्ष है, 100 साल पुरानी प्रवृत्तियां हैं। ये कभी उभरती हैं, कभी कम होती हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ 1991 का से जो परिवर्तन है हमारा राजनीति में, वो एक गहरा संस्थात्मक परिवर्तन था और उस संस्थात्मक परिवर्तन का फिर राजनीति में बड़ा असर पड़ा। उस संस्थात्मक परिवर्तन के 3 पहलू आई थिंक बड़े सबसे आवश्यक हैं। कि पहला पहलू तो एक मानसिकता का पहलू है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ 1991 के जो सुधार थे उसको एक तरह से एक मानसिक क्रांति कह लीजिए। सुधार तो पहले भी हो रहे थे और कुछ सुधार आवश्यक थे, कई सुधार जो होने थे नहीं हुए, लेकिन एक जो मानसिकता में उसने परिवर्तन किया, उसके पहले हमारी क्या मानसिकता थी, हमारे राज्य की क्या मानसिकता थी, शासन की क्या मानसिकता थी? यही मानसिकता थी कि प्रतिबंध ही सबसे बड़ा जरिया है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का। एक प्रतिबंध की मानसिकता थी, एक अभाव की मानसिकता थी। 1991 के पहले हर चीज का, हर तत्व, हर तबके को अभाव, टेलीफोन का, हर चीज के लिए लाइसेंस, एक अभाव की मानसिकता थी और एक आत्मविश्वास की कमी थी। आत्मविश्वास की कमी इस रूप में थी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये विश्व में compete नहीं कर सकती है। जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है अर्थव्यवस्थाओं की, उस प्रतिस्पर्धा में हमारी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हमको इस अर्थव्यवस्था को बचाने रखना पड़ता है। 1991 से इन 3 मानसिकताओं में बहुत परिवर्तन आया। एक पहली बार एक बड़ी विश्वसनीयता आई थी अर्थव्यवस्था में कि अगर हम अर्थव्यवस्था को बचा के रखेंगे, भारत के नागरिकों को दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, उससे लेन देन से बचा के रखेंगे, तो वो कभी उभर के ऊपर नहीं उठेंगे। और इस
विश्वसनीयता का खासकर मध्यम वर्ग पे, उच्च और मध्यम वर्ग पे काफी असर पड़ा था। वो जिसको बोलते हैं एस्पिरेशंस एक तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगी थी कि हम विश्व की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकते हैं, ग्लोबल कैपिटल के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एक जरिया हो सकता है बढ़ने का, जिसको एक्सपोर्ट कैसे में पैसे में बोलते हैं। मूलभूत में वो भी एक राजनीतिक मानसिकता है। अगर कोई देश ये कहता है नहीं हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी चीज नहीं बनाते जो दुनिया खरीदना चाहे, हमारे पास कोई सर्विसेज नहीं है, तो एक तो बहुत बड़ा परिवर्तन उस मानसिकता से। और उस मानसिकता ने क्या किया कि जो पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशंस थी, एक जो संभावनाएं लगने लगी लोगों को, कई संभावनाएं झूठी निकली, कुछ संभावनाएं शायद समय से पहले ज्यादा बढ़ी, लेकिन वो जो संभावनाओं का विस्तार हुआ 1991 के पहले अगर आप बोलते थे 5% ग्रोथ है, बोलते थे बढ़िया साल निकला है। 2019 में जब आए आपने कहा 5% ग्रोथ है, अरे तो पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, कैटास्ट्रोफी हो गई। तो एक तो ये मानसिकता और इस मानसिकता का बड़ा जो समाज के गरीब तत्व उन पे भी बड़ा असर पड़ा, क्योंकि वो भी ये देखने लगे, जैसे शिक्षा देख लीजिए, शिक्षा में निवेश किसी भी भारत सरकार ने नहीं किया, और ये हमारे प्रजातंत्र की सबसे बड़ी कमी रही है। ना नेहरू ने, ना इंदिरा गांधी के, आप कोई भी आंकड़ा देख लीजिए एक्सपेंडिचर और जीडीपी। मैं समझता हूं पब्लिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन भारत में 1991 के बाद प्राइवेट एजुकेशन जम के बढ़ी, और हम प्राइवेट एजुकेशन की चर्चा कर सकते हैं अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन एक मानसिकता जो वो दर्शाई जो प्राइवेट एजुकेशन में, कि हर माँ बाप गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने लगे। क्या मानसिकता है? मानसिकता यही है कि हमको संभावनाएं दिख रही हैं कि अगर ये कैसे शिक्षित हो जाए। तो 1991 के पहले डिमांड फॉर एजुकेशन की कहीं की चर्चा होती थी सेमिनारों में दिल्ली में। भाई गरीब लोग एजुकेशन मांगते नहीं है, डिमांड नहीं करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी क्रांति तो ये मानसिकता की क्रांति थी, जिसने जो संभावनाएं थी, जो एम्बिशंस थी, उसको परिवर्तित किया। दूसरा जो संस्थात्मक रूप लिया राजनीति ने, वो ये था कि जब आपके हाई ग्रोथ होती है, 1991 के पहले हमारी औसतन दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला करते थे, 4% थी। 1980s में थोड़ी बढ़ी, 5-6% हो गई। लेकिन जब आप 7-8-9% ग्रोथ रेट आपकी बढ़ती है, तो सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी बहुत अधिक बढ़ता है, और ईयर टू ईयर करीब 18 या 20% टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। इसका राजनीति पे क्या असर पड़ता है? ये एक इसका अर्थशास्त्र में राजनीतिक। 1991 से पहले अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे और अगर आप अपने राज्य में कुछ नया करना चाहते हैं, मान लीजिए आप भ्रष्ट नहीं है, आपको जनता इस बात के लिए कभी ये भ्रष्ट नहीं है, पैसा नहीं खाते हैं, जो काम है ठीक से करते हैं, लेकिन अगर आप अपने राज्य के लिए करना चाहते कुछ, तो औसतन हर साल नया आप क्या कर सकते? अगर आपका जो 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 कर है, टैक्सेस है, रेवेन्यूज है, वो साल में 3-4-5% बढ़ रहे हैं, आप कितनी नई सड़कें बनाएंगे? भ्रष्टाचार नहीं कि भी करेंगे तो भी कितनी नई सड़कें बनाएंगे, कितने नए स्कूल खोलेंगे, कितने नए पावर प्लांट्स लगाएंगे? 1997-98 के बाद जब से ग्रोथ थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, ये जो राजस्व में बढ़ोतरी हुई, इसने भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। बड़ा परिवर्तन यह है कि अब हर मुख्यमंत्री ये कह सकता था कि अगर मैं अच्छा कुछ काम करूंगा तो मेरे सत्ता में वापस आने के आसार है। आप आंकड़े देखिए, 1975 से 1998 अर्ली 2000 तक इंडिया में एंटी इनकम्बेंसी माना जाता था। 50% सिटिंग एमएलए हर इलेक्शन हारते थे। स्टेट लेवल पे ऑलमोस्ट सरकार का तख्ता पलटना बिल्कुल तय सा था।
1998-99 के बाद एंटी इनकम्बेंसी गिरने लगी राज्य स्तर पे। वो इसलिए गिरने लगी कि पहले तो आप सरकार पलटे ना पलटे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था और राजस्व से आप इतने बंधे हुए थे कि वो फर्क यही था, आप 50 स्कूल बना लेंगे, 50 स्कूल में से जो भ्रष्ट है वो 30 बनाएगा, जो नहीं भ्रष्ट है 50 बनाएगा। नीतीश कुमार ने जब एक मिडिल टू 2000 में या कहा 2005 जी कि हम 2 लाख टीचरों को एक साथ नियुक्ति देंगे। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बना। आज हम जब सड़कों की बात करते हैं 8 किलोमीटर प्रतिदिन, 10 किलोमीटर प्रतिदिन, तो एंटी इनकम्बेंसी कम हुई। ये एक बड़ा तथ्य है भारतीय राजनीति का। और खासकर स्टेट लेवल पे पॉलिटिशियंस को ये लगने लगा कि कुछ अगर सोशल डिलीवरी हो जाए तो सत्ता में वापस आया जा सकता है। तीसरा जो संस्थात्मक पड़ा वो इसके थोड़ा विपरीत जाता है, लेकिन वो डायलेक्टिकली रिलेटेड है। वो है जो भ्रष्टाचार और राजनीति का जो संबंध था उसमें परिवर्तन आया। अर्थशास्त्रियों का यह मानना था 1991 में कि अगर आप लाइसेंस परमिट राज हटाएंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, जब आपको परमिट नहीं लेना पड़ेगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। वो तथ्य बिल्कुल गलत था। भ्रष्टाचार एक तरह से कह लीजिए बढ़ा 1991 के बाद, लेकिन उस भ्रष्टाचार का रूप और उसका राजनीति से संबंध एक अलग तरीका हो गया। वो इस तरह से कि 1991 के पहले जब आपका राजस्व कम था तो आपके भ्रष्टाचार के जरिए क्या थे, जो भी सरकारी स्कीम्स थी छोटी मोटी, उसमें से आप जितना निकाल सकते थे आप निकालते थे। उसमें से निकालने के लिए आपको पूरे राज्य से बांटना पड़ता था। वो एक नरसिम्हा राव ने ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है, वो पिरामिडिकल स्कीम, नीचे डिस्ट्रिक्ट से लगा के मुख्यमंत्री तक, इरिगेशन स्कीम से सब निकाला। जब राजस्व में बढ़ोतरी होने लगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासकर खर्चा ज्यादा होने लगा, राजनेताओं ने ये देखा यार अब ये छोटी छोटी स्कीम से क्या निकालना। अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट है 1000 करोड़ का, उसका 10% 100 करोड़ है। मैं क्यों इन छोटी छोटी सर्विसेज में हरेक से जहमत लेके हरेक का निकालने की कोशिश करूं। उससे राजनीति में क्या परिवर्तन आया? राजनीति में परिवर्तन आया कि जो राज्य, खासकर दक्षिण के जो राज्य थे, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जिन राज्यों की ग्रोथ रेट्स हाई थी, वहां के राजनेताओं ने बड़े पैमाने पर हाई लेवल पॉलिटिक्स करप्शन तो जारी रखा, लेकिन जो सोशल सेक्टर स्कीम्स थी उनको धीरे धीरे कम भ्रष्ट होने दिया। और वही एक सोशल कोलिशन बना। वो जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, तमिलनाडु मॉडल वही था। दोनों पार्टियां, सोशल सर्विस डिलीवरी अच्छी, हेल्थ, एजुकेशन, नरेगा वगैरह सब अच्छा, लेकिन राजनीतिक आय का जरिया वो बन गया बड़ी स्कीम्स। आपको याद होगा लालू यादव पे चारे घोटाले का इल्जाम लगा था। क्या इल्जाम था? 400 करोड़ की स्कीम। तमिलनाडु, महाराष्ट्र का कोई राजनेता हंसेगा ये 400 करोड़ के पीछे क्यों पड़ा है? अगर पड़ा भी सही था गलत था। राजीव गांधी की सरकार तो 65 करोड़ के घोटाले की वजह से चली गई थी बोफोर्स जी। तो उससे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका स्वरूप बदलने लगा। और वो इस तरह से कि पहले अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हिंदुस्तान में तो आपको एक बॉटम्स अप पिरामिड पैट्रिनोज स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था, क्योंकि आपको सबको करप्शन में शामिल करना पड़ता था। जब करप्शन सेंट्रलाइज हो गया तो आपकी जो प्रॉब्लम हो गई वो दूसरी है, वो आप इसको बांटे कैसे। अच्छा, सेंट्रलाइज जब करप्शन होता है तो पार्टी भी ज्यादा सेंट्रलाइज हो जाती है। हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को सेंट्रलाइज किया, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में भी कई तरह के रीजनल लीडर्स थे। ऐसे नेता थे कि अगर वो कांग्रेस से निकल के जाए तो कांग्रेस की नींद खराब हो जाएगी उस राज्य में। आप 2000 तक आइए, कोई ऐसा रीजनल नेता नहीं बचा, एक राजशेखर रेड्डी को छोड़ के, लास्ट बिग कांग्रेस, कि अगर वो कांग्रेस से निकले तो कांग्रेस की नींद खराब हो।
तो ये जो करप्शन का सेंट्रलाइजेशन हुआ, इससे पार्टी का भी और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया, क्योंकि टॉप लीडरशिप को अब उस तरह से रेवेन्यूज के लिए किसी की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो हम एक पैराडॉक्स देखते हैं भारतीय राजनीति में कि स्टेट लेवल पे सोशल सर्विसेज में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। नरेगा जैसी स्कीम भी कई राज्यों में चल पाई। रोड कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, पीएमजीएसवाई 1950 और 60 के दशक के मुकाबले में बहुत बढ़ोतरी हुई। तो एक ये नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बना हमारी राजनीति में, हाई करप्शन एट द टॉप, सोशल सर्विस डिलीवरी एट द मॉडल, वो मॉडल आज भी कायम है कि अब हम पैसा फाइनेंशियल सिस्टम से निकालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से निकालेंगे, माइनिंग से निकालेंगे। ये नरेगा वरेगा राशन कार्ड, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये संस्थात्मक परिवर्तन देखें तो फिर ये प्रश्न उठता है कि किस तरह से आप इलेक्टोरल कोएलिशंस बनाएंगे। और वो इलेक्टोरल कोएलिशन का एक ही फॉर्मूला रह गया कि ऊपर से पैसा कमाइए और उसको बांटने की कोशिश कीजिए किसी तरह से। और हर सरकार ने ये तय कर लिया 2 या 3 सोशल सर्विस स्कीम्स अगर आप अच्छे से चला लेंगे, वो हमारा नियम है, करीब 2.5 स्कीम हर सरकार अच्छे से चलाती है जो उनकी पेट स्कीम है। अब सवाल ये है कौन सा वो, यूपीए ने नरेगा चलाया, इन्होंने गैस के कनेक्शन चलाया, जो भी स्कीम है। तो जो सारी इलेक्टोरल कोएलिशंस थी आपकी, वो अब इस सोशल सर्विस डिलीवरी पे बनने पड़ी। वो अब सामाजिक कोएलिशंस नहीं रही पुराने तरह की। जी जी। तो इसमें जो आपने बताया कि ये नया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें करप्शन का पूरा तौर तरीका बदल गया, उसमें जो राजनीति है, क्या उसकी निर्भरता कारपोरेट से आने वाले पैसे पर ज्यादा बढ़ गई? क्योंकि वो अब स्कीम से पैसे नहीं खा रही है, उसको कारपोरेट से पैसे मिल रहे हैं और उसकी वजह, उसके बल पर वो राजनीति कर रही है। तो कारपोरेट पूंजी और जो राजनीतिक वर्ग है, इन दोनों की आपस में और ज्यादा गठबंधन नजदीक का हो गया। तो कारपोरेट एजेंडा राजनीति के एजेंडे में भी आ गया। नहीं, देखिए कॉर्पोरेट एजेंडा तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए कॉर्पोरेट एजेंडा एक तरह से तो राजनीति के एजेंडे में 1947 से रहा है। मैं तो कहूंगा 1935 से रहा है अगर आप अर्ली कैपिटलिज्म देखें। सवाल ये था कि 1991 तक तो एक छोटा सा क्लब था, इंदिरा गांधी टाटा और बिरला से नेगोशिएट करती थी, गिने चुने पूंजीपति थे, और उनको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपने लगभग सारा पॉलिटिकल फाइनेंस शुरू कर दिया। इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने ये प्रक्रिया शुरू करी थी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा निकालने की, ताकि कॉर्पोरेट्स में उनकी निर्भरता कम हो जाए। तो 1991 के बाद क्या हुआ कि जब आपने लाइसेंस राज हटाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम हुआ। और जो सबसे पहले आपने चीज देखी वो राइज ऑफ रीजनल कैपिटलिज्म था, कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस था वो 2 तरह से बदला। एक तो हर रीजन में नए नए पूंजीपति निकले और हर राजनेता अपने पूंजीपति के साथ, बड़े मायावती आएंगी तो गौड़ ग्रुप आएगा, राजशेखर रेड्डी आएंगे तो वो आएगा। तो एक तो उसने कॉर्पोरेट पावर को भी रीजनली ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया, और क्योंकि उसने कॉर्पोरेट पावर को रीजनली ज्यादा डिसेंट्रलाइज किया, आप ये ध्यान रखिए कि 1991 से 2014 तक भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट्स ही बनी। तो एक तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ये थोड़ा नया था, बहुत गहरा हुआ कॉर्पोरेट पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। आपके पूंजीपति हैं तो हमारे भी पूंजीपति हो सकते हैं, अगर सेंटर कर सकती है तो स्टेट भी कर सकता है। दूसरी चीज जो हुई कॉर्पोरेट सेक्टर में कि 2 तरह के कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं। एक तो वो ग्रुप है जो सत्ता पर आधारित है अपने व्यवसाय के लिए, और ये जो फैक्टर्स हैं आप देखेंगे किन सेक्टर्स में करप्शन सबसे ज्यादा है, वो ही सेक्टर्स हैं जो सबसे कम लिबरलाइज हुए, जहां सरकार का हस्तक्षेप सबसे ज्यादा है। जमीन पे लैंड माफिया, रियल एस्टेट,
लिकर, शराब में जहां पे सरकार लाइसेंस कंट्रोल करती है, माइनिंग जहां पे ग्रोथ की वजह से आपने ज्यादा माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए, और काफी दिनों तक आपके और हमारे व्यवसाय, शिक्षा, हम तो इंग्लिश में बोलते थे लैंड, लर्निंग एंड लिकर, बाकी तो सब छूट दे दी। तो जब हम कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर हावी हुआ, कौन सा कॉर्पोरेट सेक्टर हावी हुआ? वो वाला कॉर्पोरेट सेक्टर हावी नहीं हुआ जो कॉर्पोरेट सेक्टर विश्व में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार था। आईटी इंडस्ट्री वो भी चाहती है सरकार से कुछ कंसेशन, सरकार को उसका सहयोग करना पड़ता है, लेकिन वो सरकार से स्पष्ट नियम चाहते हैं। ये जो कॉर्पोरेट ग्रुप है, और आज भी अगर आप जब बात करते हैं इन ग्रुप्स की, अडानीज की, अंबानीज की, ये ज्यादातर इन्हीं सेक्टर्स में है। तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा हावी हुआ जिसको वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो कुछ बनाते नहीं है विश्व के लिए। हमारी जो बिग कंपनीज है, अडानी, अंबानी, नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स में है वो। तो उसका जो एक दुष्परिणाम हुआ वो ये हुआ कि आज भी जो कॉर्पोरेट लॉबी सबसे ज्यादा पावरफुल है वो वाली नहीं है जो मार्केट इकोनॉमी चाहती है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब स्पष्ट नियम से सबके लिए समान प्लेइंग फील्ड हो। वो उसी तरह की मार्केट इकोनॉमी चाहती है जहां पे कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को स्पेशल एग्जेम्पशंस मिल सके। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का सरकार से घनिष्ठ संबंध बनाना कोई प्रासंगिक बात नहीं है, अगर उस संबंध से स्पष्ट और अच्छे नियम निकले। वो अप्रासंगिक तभी बनता है जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर अपना हित तो देखें, लेकिन इस कॉर्पोरेट सेक्टर की जो खासियत है, ये पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर का भी हित नहीं देखती है। वो मार्क्सिस्ट पार्लेंस में बोलते थे ना, नॉट अ क्लास इन इटसेल्फ। तो इस तरह से ये संबंध थोड़ा बदला। जी, लेकिन क्या कारपोरेट का एजेंडा ने उस एजेंडे को रिप्लेस नहीं किया जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज का या राजनीति का होता था, जिसमें आम आदमी के लिए ज्यादा सोचना है, उनके बारे में ज्यादा करना है। भले ही उस समय पूंजी कम होती थी, लेकिन अब नीतियां सारे कारपोरेट के हिसाब से बनाना है। अगर पर्यावरण की परवाह नहीं करनी है, जल जंगल जमीन के सवालों पर उतना ध्यान नहीं देना है, क्या आपको नहीं लगता इस तरह से राजनीति का एजेंडा भी बदला है? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो थोड़ा सा मैं आपको उकसाने वाली बात कहूंगा जी, ये सिर्फ हमारा पॉलिटिकल नॉस्टैल्जिया है कि 1991 के पहले आम आदमी राजनेताओं के जहन में ज्यादा रहता था। आप कोई भी मापदंड देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की जो सबसे बड़ी कमी थी, जो एक गलती जो 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 हिंदुस्तान के लिए महंगी हुई, बाकी बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन जो एक गलती, किस सरकार ने शिक्षा में और स्वास्थ्य में निवेश किया? बताइए, 1991 के पहले कहां था आम आदमी किसी के जहन में? भूखमरी बच गई, फैमिन्स नहीं हुए, यहीं तक सीमित थी बात। महंगाई जो सबसे ज्यादा गरीबों को मारती है, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई 1998 में, इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी रिलेटिवली कम हुई। आज 2019, आज जब 5% जाता है इन्फ्लेशन, तो हम लोग सोचते हैं पॉलिटिकल बवाल आ जाएगा। तो ये एक मिथ है कि 1991 के पहले हमारी राजनीति ऐसी थी कि आम जनता राजनेताओं के जहन में ज्यादा थी। ना तो कोई आंकड़ा इसको स्थापित करता है और ना कोई ऐसी सरकारी नीति है जो इसका प्रबल प्रमाण है। हाँ, 1991 के बाद हुआ ये कि जो दो चीजें हुई वो कि जब ग्रोथ हुई तो एक तो असमानता बढ़ी, गरीबी की रेखा से लोग ज्यादा जल्दी उभरे, और खासकर 2000 और 2010 के बीच में 20 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर के ऊपर, वो एक उपलब्धि थी उस रिफॉर्म की। लेकिन असमानता बढ़ी, जरूर बढ़ी असमानता, और बहुत 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 ज्यादा बढ़ी। और लेकिन जो उस असमानता की जड़ है वो क्या है? वो सुधार नहीं है, वो असमानता की जड़ वो ही अर्थव्यवस्था का हिस्सा है
जहां आपने सुधार नहीं किया है। आज अगर अंबानी और अडानी है, वो किस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? उस अर्थव्यवस्था के हिस्सा है जहां सुधार नहीं है, जहां अभी भी मोनोपोली है और जहां अभी भी स्टेट कंट्रोल है। तो एक तो असमानता बढ़ी, और उस बिल्कुल मैं मानता। दूसरा, मैं ये भी मानता हूं कि एक तरह से जो हमारा जो मीडिया है और जो कल्चर है, वो जरूर कॉर्पोरेट्स के ज्यादा कब्जे में आ गया। आपने जिस तरह से मीडिया लिबरलाइजेशन जरूर था, लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं, आजकल मीडिया सारा कॉर्पोरेटाइज है। और उस मीडिया कॉर्पोरेटाइजेशन से क्या हुआ है कि पब्लिक स्फीयर में गरीबों का और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाना मुश्किल हो गया है। और वो भी देख लीजिए, वही एक सेक्टर जहां पे आज भी सरकार लाइसेंस देती है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जहां पे सरकार का पूरा कब्जा है, वो अपना खुद का इंफॉर्मेशन ऑर्डर बनाना चाहती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कहना कि एक वो जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह के विचार सिविल सोसाइटी में उभर आते हैं, हमारी पत्रिकाओं में उभर। मीडिया का इतना कंट्रोल हो गया है कि आजकल, अब यहाँ से मैं गुड़गांव में हूँ, कुछ दूर खोरी गांव में 30,000 परिवारों को अरावली से हटाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। ये बात स्पष्ट करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। आज से 15-20 साल होते हैं तो अगर आप 30,000 परिवारों को कहीं हटाते तो कोई राजनेता तो आके कुछ बवंडर करता, कुछ प्रोटेस्ट करता, कुछ करता। लेकिन ये तो एक चाइना सी स्थिति हो गई कि 30,000 परिवार हटाए जा रहे हैं, पर्यावरण के नाम पर हटाए जा रहे हैं, लेकिन कोई राजनेता ये सोचने को तैयार नहीं है इनका क्या होगा, इनको किस तरह से रिहैबिलिट किया जाएगा। तो उस तरह से तो देखें तो जो हमारे राजनीतिक संघर्ष हैं, उनमें शायद जो गरीबों का बोलबाला था, जो वर्चस्व था, वो थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन अगर आप नीतियों के आधार से देखें तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 1991 के बाद कम हुई है। 1991 के पहले तो लगभग कुछ भी नहीं था। जी, क्या आप इसको इस तरह से भी देखते हैं कि जो मिडिल क्लास था वो बदला है इस पूरे उदारवाद के दौर में, बड़ा भी हुआ है और बदला भी है? उसके सरोकार पहले कुछ और होते थे, वो कुछ और ढंग से सोचता था, और जब से बाजारवादी व्यवस्था आई, एक उपभोक्तावाद भी आया, उसने उसको बदला और उसके सरोकार बदले। तो राजनीति में जो उसके सरोकार जाते थे, अब वो दूसरे तरीके के सरोकार जा रहे हैं। इसलिए वो राजनीति उस तरह की नहीं दिख रही जो मैं प्रो पीपल राजनीति की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 91 के पहले वो ना रही हो, केवल शब्दों में रही हो, भाषणों में रही हो, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से वो भी गायब हो गई। नहीं, ये आप सही कह रहे हो कि वो और खासकर मानसिकता में गायब हो गई। सबसे बड़ी बात मानसिकता में गायब हो गई। वो एक जो उपभोक्तावाद की आपने बात की, लेकिन उसका एक और कारण था। और जो मध्यम वर्ग की राजनीति है, इसमें जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम, इस पे जो बुरा असर हुआ 1991 का, वो ये था कि हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो सिंपल था 1991 के बाद, कि आप इकोनॉमी को डीकंट्रोल करेंगे, लाइसेंस परमिट राज हटाएंगे, उससे ग्रोथ होगी, ग्रोथ से जो राजस्व निकलेगा वो आप उन चीजों में निवेश करेंगे जो समाज के उन तत्वों में जो इस अर्थव्यवस्था में किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको शिक्षा की या स्वास्थ्य की कमी है, उन सब चीजों में निवेश करेंगे। ये सिंपल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मिडिल क्लास ने क्या किया कि एक तरह से जो कॉमन इंस्टीट्यूशंस थे, हमारी जो साझा संस्थाएं थी, मिडिल क्लास एकदम उनसे हट गई। तो हमने शिक्षा में ये सवाल पूछने की जगह कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज को कैसे सुदृढ़ किया जाए, गवर्नमेंट स्कूल्स को कैसे अच्छा किया जाए, मिडिल क्लास ने कहा इसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। तो जो उपभोक्तावाद तो कोई भी पूंजीपति व्यवस्था में है, 1991 के पहले भी एक तरह से था, लेकिन वो कमी थी तो वो उस तरह से स्पष्ट नहीं था ये। लेकिन जो जिसको बोलते हैं सेसेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, कि
समाज का जो उच्च और मध्यम वर्ग है वो समाज की संस्थाओं से परे हट जाए और ये कहे कि हर चीज की व्यवस्था हम केवल अपने पैसे से, अपने उपभोक्ता भाववाद से करेंगे, उसका हमारी संस्थाओं पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। तो हमने ये कहने की बजाय कि सरकारी स्कूलों को कैसा अच्छा करें, कह दीजिए चलिए प्राइवेटाइज कर दीजिए। आज अगर आप मध्यम वर्ग देखें तो मध्यम वर्ग ये सोचता है कि हर सर्विस हम खुद खरीदते हैं, शिक्षा खरीद रहे हैं, स्वास्थ्य खरीद रहे हैं, सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, लोग अपने सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी कमी रही वो उपभोक्तावाद पर से नहीं थी। वो तो जैसे थोड़ा पैसा आता है, थोड़ी खुशहाली आती है, और हिंदुस्तानी दुनिया का एक ऐसा देश था जहां गरीबी से निकलने को पाप माना जाने लगा था 1991 तक। लेकिन बाकी सब देशों में, अमेरिका में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, जितने विकसित देश हैं, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक शिक्षा के बिना आगे बढ़ा है। मध्यम वर्ग ने उस पब्लिक शिक्षा से अपने आप को सेसीड कर लिया। उनका ये पब्लिक संस्थाएं गरीबों के लिए हैं, और जब समाज का उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग इन संस्थाओं से परे हो जाता है तो ये संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि यही वर्ग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इस वर्ग के पास कैपिटल भी है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी है। तो उस सेंस में ये जो एक कहते हैं ऑलमोस्ट सोशल सेसेशन, ये बहुत बड़ी कमी रही मध्य वर्ग की मानसिकता में। अगर सोशल जस्टिस के सवाल को देखा जाए तो मंडल कमीशन की वजह से जो आ गया, उसके अलावा क्या आपको लगता है कि इस नई राजनीति में, उदारवाद के बाद वाली राजनीति में, उसके लिए कहीं कोई गुंजाइश बची है या उसकी गुंजाइश बनाने की कोशिश हुई है? नहीं, देखिए, सोशल जस्टिस के दो पहलू हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे यहाँ सोशल जस्टिस को एक तरह से रिजर्वेशन तक सीमित करके छोड़ दिया गया है, और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिशियंस और बुद्धिजीवियों का बन गया है कि रिजर्वेशन है तो सोशल जस्टिस है, रिजर्वेशन नहीं तो मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ, खासकर दलितों के। आप एक सवाल पूछिए, इतने राजनेता 5% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन के लिए सड़कों पे उतर आते हैं, ट्रेनें रोक लेते हैं, जाट एजिटेशन हो जाता है, मराठा एजिटेशन हो जाता है। आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट बता सकते हैं, एक राजनेता जो सड़क पे उतरा और उसने ये कहा हो कि मैं अपने राज्य में पब्लिक एजुकेशन सुधारूंगा? एक मुख्यमंत्री है जो ये कहता है कि मैं अपने राज्य की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बचाऊंगा। ये आरक्षण जो है जरूरी है, लेकिन आरक्षण एक तरह से सस्ता सामाजिक न्याय है। किसको क्या करना पड़ता है आरक्षण में? आपने एक लॉ निकाला, ठीक है, रिजर्व कर दीजिए 50%, 75%, जो करना है कर दीजिए। उससे ना तो आपने क्वालिटी बढ़ाई, ना आपको निवेश करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये निवेश करना। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सीटें बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन निवेश कम हो रहा है। तो सबसे पहली बात, ये जो सामाजिक न्याय का ढकोसला है, मैं कह रहा हूं फिर से, आरक्षण जरूरी है, लेकिन सामाजिक न्याय को आरक्षण तक सीमित करना इस देश की गरीब जनता के साथ सबसे बड़ा ढकोसला है जी। तो एक तो इस दायरे के बाहर सोचने से कोई, अब बहुजन समाज पार्टी शिक्षा पे इतना बल, बाबा साहेब अम्बेडकर का, प्राइवेट तौर पे आज जो दलित खर्चा करते हैं शिक्षा पे, प्राइवेट ट्यूशन पे, गरीब से गरीब, एक इच्छा है, एक उमंग सा, एक ड्राइव है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी उतरी है क्या जिसने ये कहा कि हमारा लक्ष्य ये है कि 5 साल में हम पब्लिक स्कूल्स ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि किसी को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? आम आदमी पार्टी पहली बार आई थी जिसने दिल्ली में, और दिल्ली जैसे खुशहाल राज्य में, थोड़ी इसकी बात करने की शुरू करी थी। तो सामाजिक न्याय का मूल आधार क्या होगा? बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था? सामाजिक न्याय का मूल आधार है शिक्षा,
और क्वालिटी शिक्षा, स्वास्थ्य और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये 3 स्तंभ थे। इनमें से 2 को तो आपने परे रखा, और फिर एक ये सस्ता। अच्छा, आरक्षण का जो दूसरी बात है आरक्षण की, कि आज जो समस्या है वो ये है, सबसे बड़ी समस्या है नौकरी की, रोजगार की। और 1991 के बाद जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जो कैपिटल इंटेंसिटी हमारे डेवलपमेंट की वो अभी बहुत अधिक है। तो उसका परिणाम ये है कि जिसको जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, हमारी बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची है। इस पे कोई सही आंकड़े नहीं है, सरकार सही आंकड़े नहीं निकालती है, लेकिन हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 50% से कम है, अगर जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें देखें। सामाजिक न्याय का वही सबसे मजबूत आधार है। अब सवाल यह है कि ये रोजगार में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? अगर रोजगार बढ़े, रोजगार पहले, फॉर्मल सेक्टर अभी भी 10% ही है। जो हमारी सामाजिक न्याय की बात करने वाले थे, वो सारे, उनका सारा जो टेंशन था सिर्फ उन 10% फॉर्मल सेक्टर पे था। आप इस फॉर्मल सेक्टर पे ये इम्पोज कर दीजिए, इस पे ये इम्पोज कर दीजिए, इस पे, लेकिन उसका 90% जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सवाल किसी ने नहीं पूछा, अगर सामाजिक न्याय चाहिए तो जो फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज को जो प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, उनको कैसे, उनका कैसे विस्तार हो, कैसे 70 या 80% लेबर हमारा फॉर्मल सेक्टर में आए, जहां उनके अधिकार हो, मूलभूत अधिकार हो। जी, वो विस्तार जब तक नहीं हो सकता है जब तक ना ग्रोथ हो ना नौकरी हो। जी, तो एक ये जो द्वंद्व पैदा किया है, मैं समाजवादी पार्टी और वामपंथी पार्टियों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि ये जो सामाजिक न्याय, वेस्ट बंगाल, आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आज कौन से राज्य में मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सबसे बदतर है? वेस्ट बंगाल। तो हमने सामाजिक न्याय पे कभी भी ऑनेस्टी से बातचीत करने, वामपंथ उसको एक तरफ ले गई, बीएसपी और एसपी उसको एक तरफ ले गई, और अब समय आ गया है कि इसके जो सारे जो ढांचे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तीनों पे अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा सरकार की नीतियों का, तो बाकी सब सामाजिक न्याय की बातें बिल्कुल व्यर्थ सी हैं। जी, लेकिन नई राजनीति में भी के एजेंडे में भी वो नहीं है। हाँ। जो पहले ये दल जो कह रहे थे वो तो चलिए ठीक है, वो उस पैमाने पर सामाजिक न्याय नहीं था, लेकिन नई राजनीति ने भी उसको अपने एजेंडे पर नहीं लिया। नहीं, वो आप बिल्कुल सही। देखिए, अब तो जो राजनीति में जो मोड़ लिया है, देखिए, यूपीए 1, यूपीए 1 का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसकी सोच एक तरह से ठीक थी, एक तरह से। अब देखिए, एक ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसने आज भी इस देश को बचा रखा है, वो है नरेगा। कम से कम उसने रोजगार की तो बात करी, बाकी कोई। आज जो राजनीति है उसमें तो खैर सामाजिक न्याय के, आप तो हम सामाजिक अन्याय की बात ज्यादा हो रही है। अब तो तानाशाही है, अब तो सामाजिक न्याय भी नहीं है। कम से कम 2014 तक तो ये तो कहते थे कि ये प्रजातंत्र है, एक संवैधानिक प्रणाली है, कैसी भी हो, थोड़ी टूटी फूटी हो, लेकिन संवैधानिक प्रणाली को चलाया जा सकता है। लेकिन आज तो एक तरह से तानाशाही और अराजकता, इनका एक मिश्रण सा है राजनीति में। और जो हिंदुत्ववादी तत्व हैं, वो ना तो अर्थव्यवस्था को उस नजरिए से देख रहे हैं जिस नजरिए से ये कहें रोजगार बढ़े या सामाजिक न्याय और जो असमानता आई थी हमारी अर्थव्यवस्था में, उनको ठीक किया जा सके। और बाकी जो राजनीतिक दल हैं, वो अब इस स्थिति में है कि अगर वो अपना अस्तित्व ही बचा पाए तो उनके लिए काफी है। तो
ऐसी परिस्थिति में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब एक तरह से घुटन सी है कि आप सामाजिक न्याय के आप संस्थात्मक विषयों पर भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन प्रोफेसर मेहता, क्या हम इसको, जो कुछ भी आज स्थिति बनी है, उस लिबरलाइजेशन से भी जोड़कर देख सकते हैं कि जो कारपोरेट जगत है वो बहुत तेज रिफॉर्म चाहता था, और जो पैरालिसिस की बात की जाती थी उस समय, वो भी इसी के बाद बदलाव आया, और एक वो निरंकुश सत्ता चाहता था जो उसके एजेंडे को पूरी ताकत से लागू करे। मोदी जी ने गुजरात में यही करके दिखाया, और इसी से उनके नंबर बढ़े उद्योगपतियों की नजर में, और उन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया। तो क्या ये एक मिला जुला एजेंडा नहीं है दोनों का? नहीं, देखिए इसमें मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूं कि देखिए यूपीए 1 सरकार अच्छी चली, मनमोहन सिंह वापस आए सत्ता में। 2009 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई उसमें दो चीजें हुई। एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब ग्रोथ गिरी तो जो उस पुरानी व्यवस्था का जो एक भ्रष्टाचार का ढांचा था वो एक तरह से एक्सपोज हो गया। और सही मायने में मेरा तो अभी भी मानना ये है कि ये तय नहीं था कि पूंजीपतियों की और भाजपा की अलायंस होगी। कुछ की होगी, क्योंकि कुछ पूंजीपति हिंदुत्ववादी हैं, वो इसलिए नहीं अलायंस कर रहे हैं। ये एक बात तो, वो इसलिए नहीं अलायंस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि रिफॉर्म तेजी से हो। इनफैक्ट ज्यादातर वो पूंजीपति हैं ऐसे हैं जो रिफॉर्म नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो अभी का जो भ्रष्ट ढांचा है उसमें उनको फायदा है। हमारे काफी पूंजीपति ऐसे हैं जिनका रुख हिंदुत्व की तरह मुड़ा हुआ है। अगर मोदी जी ग्रोथ नहीं डिलीवर करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो भी वो इनके साथ रहेंगे। तो ये खाली इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। वो जो कम्युनलाइजेशन हुआ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास का और अपर क्लास का, उस कम्युनलाइजेशन का एक अपना इंडिपेंडेंट आधार है। लेकिन 2009 के बाद एक तो जो भ्रष्टाचार का जो एक्सपोजर हुआ, और देखिए पहला जो कदम था वो बीजेपी के राइज का नहीं था, पहला जो कदम था वो कांग्रेस के डिक्लाइन का कदम था। कांग्रेस में ना तो लड़ने की शक्ति थी। जिस दिन राहुल गांधी ने वो एक लेजिस्लेशन फाड़ा था मनमोहन सिंह का, आपको याद होगा, बिल्कुल, क्या संदेश आ गया कि वो ही पार्टी जो अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं डिफेंड, जो प्राइम मिनिस्टर खुद को नहीं डिफेंड कर पा रहे, 2010-11 में भी अगर मनमोहन सिंह स्पष्ट तौर पर स्टैंड ले लेते तो भाजपा के उभरने के संभावनाएं कम थी। एक तो जो भ्रष्टाचार था आपने डीलेजिटिमाइज किया एंटी करप्शन मूवमेंट ने। अब लोग कहते हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ था, वो सब बात कर सकते हैं, लेकिन जो पहला कदम था इस सिलसिले में वो ये था कांग्रेस के इंटरनल करोजन का, कि सत्ता में रहने के बावजूद ना तो उसने पार्टी का आधार बनाया, और उसका कारण वही था, पार्टी सेंट्रलाइजेशन। भाई हर पार्टी सत्ता जीतना चाहती है। कांग्रेस को आइडियोलॉजिकली पूंजीपतियों से, ना तो पूंजीपतियों को कांग्रेस से शिकायत थी, ना कांग्रेस को पूंजीपतियों से शिकायत थी। मनमोहन सिंह तो हीरो हैं पूंजीपतियों के। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपको जो लिबरलाइजेशन चाहते हैं वो करेंगे। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की बात करते हैं, आप आंकड़े देख लीजिए यूपीए 2 के, एक सिंबॉलिक केस वेदांत वाले को छोड़ के सब एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस यूं की यूं हो रही थी जैसे अभी हो रही है। तो एक वो जो कांग्रेस का जो क्राइसिस था वो एक डीलेजिटिमाइज हुआ, वो एक वैक्यूम बना जिसका बीजेपी ने और मोदी जी ने फिर फायदा उठाया। और इसका एक और संकेत देख लीजिए कि आप पिछले 7 साल में देख लीजिए क्या बड़े सुधार हुए। जो बड़े सुधार हुए वो सुधार वो नहीं थे जो पूंजीपति चाहते थे। आज भी जो इनफैक्ट जो कड़वा सच है वो ये है कि जो सुधार पूंजीपति चाहते हैं वो ज्यादातर सुधार सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है ही नहीं। हमने लाइसेंस राज तो हटा दिया है लेकिन परमिट राज नहीं हटाया।
परमिट राज तो स्टेट्स करती है, आपको जमीन चाहिए, आपको ये चाहिए। तो ज्यादातर जो सुधार ज्यादातर पूंजीपतियों को चाहिए, ज्यादातर कॉर्पोरेट हाउसेस को चाहिए, वो अब सेंटर के कब्जे में नहीं है। जो पूंजीपति इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो ही पुराने करप्ट सेक्टर वाले उन सेक्टर्स वाले पूंजीपति है जहां पे राज्य का आधिपत्य रहा है। तो मैं इसको ये एक जो ओवर डिटर्मिनिज्म सा हो गया है कि हिंदुत्व और लिबरलाइजेशन की अलायंस, हिंदुत्व लिबरलाइजेशन के अलावा भी था, 1920 और 1930 में भी था। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो 1950 में हिंदुत्व उतना ही हावी होता, अगर महात्मा गांधी की हत्या नहीं की होती गोडसे ने। तो हिंदुत्व तो एक वो 100 साल पुराना हमारी सभ्यता का कह दीजिए एक अंदरूनी वॉर है जिसका एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। जी, मेरे सवाल ये है एक कि क्या राजनीति बड़ी पूंजी का खेल बन गया है? क्योंकि चुनाव में हम देख रहे हैं कोई पार्टी 20,000 30,000 करोड़ खर्च करती है और बहुत सारी पार्टियों को वो उतना चंदा भी नहीं मिलता, धन भी नहीं मिलता है। इलेक्शन बॉन्ड जैसे जो सत्ता में है वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इस लिबरलाइजेशन फेज की का प्रोडक्ट है या कुछ और है? नहीं, देखिए, लिबरलाइजेशन से ये प्रक्रिया चालू तो होती है, प्रक्रिया इसमें चालू की थी। अब जितना धन उपलब्ध है, कुछ तो उतना धन उपलब्ध नहीं था, एक तो पहली बात ये। दूसरा, जो हमारी इलेक्शन फाइनेंसिंग की प्रक्रिया है वो हर प्रजातंत्र के लिए, हमारे लिए, अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या रही है कि आप किस तरह से इलेक्शन फाइनेंसिंग का कैसा ढांचा बनाएं जिसमें भ्रष्टाचार कम हो और कॉर्पोरेट्स पे डिपेंडेंस कम हो। और हम अभी तक उस प्रश्न का संस्थात्मक जवाब नहीं दे पाए। कई तरह के विकल्प हैं, कुछ लोग कहते हैं स्टेट फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्शंस हो सकता है वो एक विकल्प हो। तो क्योंकि हमने उस सवाल का संस्थात्मक जवाब नहीं दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया। आज इलेक्टोरल फाइनेंस रिफॉर्म किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में नहीं है। ये जरूर है, बीजेपी ने उसमें एक और विकृति ला दी इलेक्टोरल बॉन्ड लाके कि आप एक तरह से लीगलाइज स्ट्रक्चरल करप्शन कर सकते हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि इलेक्शन फाइनेंसिंग की संस्थात्मक रूपरेखा बदली जाए। तो जब आप सामाजिक, ये एक सवाल, ये पूछने वाला सवाल है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा पे क्यों नहीं है। दूसरी बात जो है, आप संस्थाओं की जब बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, कि कोई भी सभ्य समाज और कोई भी सामाजिक न्याय वाला समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी पुलिस और उसकी न्याय प्रणाली सशक्त हो, निष्पक्ष हो और सशक्त हो। ये दो संस्थाएं भी ऐसी हैं जिसकी निष्पक्षता कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है। अब आप भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे जब पुलिस निष्पक्ष नहीं है? आप कोई भी कानून और नियम ले आइए चुनावों को रेगुलेट करने के लिए, उसका कैसे पालन करेंगे जब तक न्याय प्रणाली और पुलिस निष्पक्ष नहीं है? तो ये जो कल्यूजन है सारी पॉलिटिकल पार्टियों का अपनी पुलिस फोर्स से, इतने सारे राज्य हैं जहां पे बीजेपी का शासन नहीं है। कोई एक राज्य है जिसने कहा कि हम हमारी लोकल लेवल न्याय प्रणाली, हमारी पुलिस प्रणाली या कोई ऐसा प्रस्ताव रखेंगे कि इलेक्शन फाइनेंसिंग की समस्या का कोई समाधान निकले। एक कदम और आगे चलिए, सेंटर की क्यों बात करते हैं? आप पंचायत इलेक्शन में देख लीजिए, 50-50 करोड़ खर्च होते हैं पंचायत इलेक्शन में। कोई राज्य है, नो बीजेपी नॉन बीजेपी, जो ये सवाल पूछा, अच्छा कम से कम पंचायत इलेक्शन तो इस तरह से हम करा लें, कितना पैसा ना लगे। तो ये जो एक विशिष्ट सर्कल बना हुआ है, इस पे सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा। यही एक मुद्दा है जो मेरे ख्याल इतना आसान नहीं है कहना कि ये
इस पार्टी का है या उस पार्टी का है, सब पार्टियां इसमें मिली हुई है। जी। चूंकि समय कम है, मैं अब अंतिम सवाल पर आ रहा हूँ। सवाल तो मेरे पास बहुत है, मुझे लगता है आपसे फिर बात करनी पड़ेगी कभी। लेकिन अंतिम सवाल है, आज जो स्थिति है हमारी राजनीति की, हमारे लोकतंत्र की, हमारी पूरी व्यवस्था की, जिसमें असहमति को बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं दी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, एक निरंकुश और अनुदारवादी सत्ता है। आपको क्या लग रहा है, क्या भविष्य है हमारे देश का? नहीं देखिए, अभी तो भारत पे दो बड़े संकट हैं। हमारे प्रजातंत्र पे 1975 के बाद इतना गहरा संकट कभी नहीं आया, और मैं तो ये मानता हूँ 1975 से ज़्यादा गहरा संकट है, क्योंकि 1975 में अथॉरिटेरियनिज्म था, एक तरह से तानाशाही थी। लेकिन अब तो तानाशाही और कम्युनलिज्म, हिंदुत्व, इन दोनों का जो जोड़ बना है, गठबंधन बना है, वो एक बिल्कुल नए स्वरूप का है। और ये जो गठबंधन है, आप जैसा कह रहे हैं, ये हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, हर व्यक्ति की आज़ादी को, सोचने की आज़ादी को, मोबिलाइज करने की आज़ादी को। एक गहरा संकट तो ये है। दूसरा गहरा संकट, अब आपने बात करी थी अर्थव्यवस्था की, कि आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अगर हम अगले दशक 5 या 6% औसत हमारी ग्रोथ हो, तो हम कहेंगे बाल बाल बचे। लेकिन 5 या 6% से इस देश के गरीबों का फायदा नहीं होने वाला है। पेंडेमिक की वजह से 20 करोड़ लोग शायद वापस गरीबी की रेखा के नीचे गिर गए। तो ये दोनों संकट मिले हुए। और तीसरा जो संकट है, जो इसको जिसके से बढ़ा रहा है, कि बीजेपी की जिस तरह की तानाशाही है, आज भी जो ऑपोजिशन है वो पूरी तरह से समझने को तैयार नहीं है कि भारत किस स्थिति में है। वो अभी भी मान के चल रहे हैं कि वही पुरानी प्रजातंत्र है, वही रीति रिवाज है, वही हमारी संस्थाएं, सब खत्म हो चुका है लगभग सा। ऐसे संकट में भी जब विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए, छोड़िए बाकी दूसरों के देश की बात छोड़िए, अपने स्वार्थ के लिए भी एकजुट नहीं हो पा रहा है, तो फिर इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है? जनता तो यही कहती है ना, जो विपक्ष की जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि ये तो अपने स्वार्थ के लिए भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जब ऐसा एग्जिस्टेंशियल संकट है। तो संकट तो बहुत गहरा है। और एक तरह से आप ये समझिए, ऑलमोस्ट 8-10 साल जैसी पहली आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस तरह से कोई सोशल मूवमेंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस संकट से उभरना बहुत मुश्किल है। और इस लंबी लड़ाई का कहीं कोई आपको सुराग दिखता है? बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहा है, सीए के खिलाफ आंदोलन हुआ, तो तरह तरह से उद्वेलन भी है समाज में। नहीं, देखिए, सुराग तो यही है कि भारत का जो इतिहास है, परंपरा है, हमारी जो विभिन्नताएं हैं, उसको आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक दबा के नहीं रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, भारत की 60% जनता अभी भी बीजेपी के लिए वोट नहीं करती है। जिन्होंने वोट किया उनमें भी असंतोष है, अर्थव्यवस्था को लेकर असंतोष है। लेकिन अभी जब तक उनको कोई संगठित विकल्प नहीं दिखेगा, तब तक ये जो असंतोष है एक तरह से तितर बितर के रह जाएगा। ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं लोकलाइज्ड हैं एक तरह से। कड़वा सच तो ये है कि सीए मूवमेंट नेशनल मूवमेंट नहीं बना, बहुत, क्योंकि 80% हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस मुद्दे का। कड़वा सच ये है किसान आंदोलन भी ज्यादातर पंजाब और कुछ हिस्से वेस्टर्न यूपी तक सीमित है, क्योंकि ये जो कानून है इसका 80% कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो असंतोष जरूर है, लेकिन जब तक कोई वैकल्पिक संगठन नहीं उभरेगा, इस असंतोष को एक तरह से राजनीतिक मोड़ देना बहुत मुश्किल होगा। तो आप बहुत ज्यादा आशावादी नहीं हैं जो सिचुएशन है आज? नहीं, देखिए, आप सही काम तभी करेंगे जब आप निराशावादी हो। वो झूठे आशावाद उकसाने के लिए अच्छा है, आशावाद प्रेरणा देने के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे प्रजातंत्र की जो एक कमी रही है
कि हम सब इतने भावुक हो जाते हैं उस आशावाद में कि यथार्थ से झेलना भूल जाते हैं, और विपक्ष भी अभी भी उसी आशावाद में लगा हुआ है। अरे एंटी इनकम्बेंसी आई जाएगी 10 साल बाद, अपना आप ही तक। सो मैं इस निराशा, जब तक हम निराश नहीं होंगे, उस तरह का झटका हमको नहीं लगेगा जहां हम सब ये कहने लगे कि हमारा प्रजातंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था इतने गहरे खतरे में है, तब ही आशा की किरण निकलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेहता। आपने वर्तमान राजनीति और पूरे लिबरलाइजेशन के दौर में किस तरह से राजनीति बदली है, उसमें क्या खामियां आई हैं और क्या उसके कुछ सकारात्मक बिंदु हैं, उनकी तरफ भी आपने इशारा किया है। बातचीत आपसे बहुत अच्छी लगी मुझे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बिंदु हैं जिनके बारे में और भी चर्चा करने की जरूरत है। कभी आपसे वक्त लेकर उन पर बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।